आज हम पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट लॉ एंड करंट। So as we know that current is rate of charge flow. So how fast charge is flowing, that is current. So simply that is I equals to Q over T or dQ over dt. तो simply current जो है थ्री टाइप्स की है, तीन प्रकार की हमारे पास करंट देखने को मिलती है। फर्स्ट इज लीनियर करंट और जस्ट से करंट। तो करंट इज, अगर कोई लाइन चार्ज है हमारे पास लैम्डा और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से लाइन चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वी कैन सिंपली से दैट I इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v और लैम्डा v। सो नेक्स्ट है यहाँ पर सरफेस करंट। सरफेस करंट इज ड्यू टू द सरफेस चार्ज। अगर हमारे पास कोई सरफेस चार्ज है सिग्मा और वो सरफेस चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहा है विद द वेलोसिटी v, सो वी कैन सिंपली से दैट जो सरफेस करंट है k इक्वल टू सिग्मा टाइम्स v। सरफेस करंट को हम यहाँ पर दूसरे टर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ I। सो हम सिंपली से बोल सकते हैं कि जो k है यहाँ पर सरफेस करंट, it can be represented as or given as I over L parallel. L parallel is nothing but the not parallel, L perpendicular. So k equals to I over L perpendicular और L perpendicular होता है हमारे पास, अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में तो इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है कंडक्टर की और लेंथ जो है हमारे पास ये कितनी है। अगर कोई कंडक्टर है जहाँ पर 2D में अगर हम बात करें यहाँ पर किस कंडक्टर की और करंट अगर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर देखते हैं I is current and this perpendicular distance L, this is called L perpendicular। तो पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ से कितनी यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है, दिस इज अवर K सरफेस करंट। नेक्स्ट है वॉल्यूम करंट। वॉल्यूम करंट को हम यहाँ पर दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज, अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो और वो फ्लो कर रही है v वेलोसिटी से, तो हम J को रो इंटू v के टर्म में भी लिख सकते हैं। और दूसरे टर्म में अगर हमारे पास कोई एक 3D ऑब्जेक्ट है और यह सॉलिड बॉडी है और सॉलिड बॉडी से हमारे पास हाई करंट फ्लो कर रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम देख सकते हैं कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी सॉलिड करंट कितनी करंट फ्लो कर रही है सॉलिड से, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अवर वॉल्यूम करंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर सकते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो हमें यहाँ पर उस पर एक फोर्स देखने को मिलता है जो कि नथिंग बट एक लॉरेंस फोर्स ही है, जिसको हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। लॉरेंस फोर्स क्या होते थे हमारे पास, अगर कोई चार्ज जो है v वेलोसिटी में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा। सिंस अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को देखें तो करंट जब फ्लो कर रही है तो करंट का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो। चार्ज मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, अगर चार्ज मूव कर रहा है दैट मीन इस पर एक लॉरेंस फोर्स लगेगा और हम इसको यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ I कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट सिंपली ट्वीकिंग दिस। सो हमें यहाँ पर फाइनल जो एक्सप्रेशन मिलेगा F इक्वल टू इंटीग्रल I dl क्रॉस v। हम इस एक्सप्रेशन को और एक्सटेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस करंट एंड वॉल्यूम करंट। सरफेस करंट के टर्म में हम जब लिखेंगे तो हमें यहाँ पर ओवर द सरफेस इंटीग्रेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सरफेस करंट में हमें यहाँ पर सरफेस करंट को यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा b के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और जब हम बात करेंगे वॉल्यूम करंट की तो उस केस में यहाँ पर वॉल्यूम करंट के केस में वॉल्यूम J को हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा b के साथ और इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे अगर हम इसको पूरे वॉल्यूम के ऊपर, तो हमें यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लॉ है वो है बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ यहाँ पर हमें क्या बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो कर रही है तो उससे किसी पर्टिकुलरली r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर कितना यहाँ पर फोर्स लगी कितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। सो दिस लॉ सेज दैट अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पर दूर है फ्रॉम दिस लाइन एलिमेंट या करंट कैरिंग चार्ज एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, तो हमने यहाँ पर इससे कितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो दिस नथिंग बट μ0/4 पाई इंटीग्रेशन I dl क्रॉस r कैप ऊपर r स्क्वायर और इन टर्म्स ऑफ r वेक्टर वी कैन सिंपली से दैट b इक्वल्स टू μ0/4 पाई इंटीग्रल I times dl cross r over r cube. This r is r vector और this r cap is unit vector along r. Next is बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन बहुत सिंपल से है। बायो-सैवर्ट लॉ को हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस करंट और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करंट। सरफेस करंट और वॉल्यूम करंट के केस में हमारे पास जो बायो-सैवर्ट लॉ हो जाएगा, अगर हम पहले सरफेस करंट के केस में देखें तो μ0/4 पाई simply, and this is
K क्रॉस R एंड देन dA ओवर आर क्यू। एंड सिंपली अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम के केस में देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज J क्रॉस R ओवर आर क्यू एंड डी टॉप। सो दिस इज द वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिलेगी अगर हम वॉल्यूम के केस में बताएं, वॉल्यूम के टर्म में और इन टर्म्स ऑफ सरफेस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और हमें इनको डायरेक्ट याद रखना है इन फॉर्मूलाज को। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो अगर हमारे पास कोई वायर है जो बहुत लंबी है एंड इस लंबी वायर की जगह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें सिंपली दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो पॉइंट है कितनी दूर है हमारे पास इस लंबी वायर से। तो इसकी यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको कि हमने एस से सिंबलाइज किया है, ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। और सेकेंड ये दो एंगल हमें पता होनी चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2। अब थीटा 1 और थीटा 2 को आप इस तरह से लिख सकते हो, इस एंड के साथ जो ये एंगल बनाएगा ये लाइन और ये लाइन जो है, और इस एंड के साथ जो एंगल बनाएगी ये लाइन इस लाइन के साथ। तो दिस इज थीटा 2। तो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एस थीटा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। तो दिस इज द वैल्यू जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की होने वाली है ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब अगर हम इन्फिनाइट वायर की बात करें, जो वायर बहुत इंफिनिटी तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो उस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो थीटा 1 और थीटा 2 है वो 90 डिग्री की तरफ स्विच होने लग जाएंगे। तो थीटा 2 इज 90 डिग्री और थीटा 1 इज माइनस 90 डिग्री। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें ऊपर तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एस। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, आइदर इट कैन बी इन सेम डायरेक्शन और इट कैन बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को आइदर अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो जो फोर्स होगा यहाँ पर पर यूनिट लेंथ में अट्रैक्शन और रिपल्सन का, वो डिपेंड करेगा इन दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, कि कितना करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। दिस इज म्यू नॉट I1 I2 एंड अपॉन 2 पाई d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स। अगर हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएं तो यहाँ पर जो फोर्स होगा काफी कम होगा। अगर हम फोर्स ज्यादा चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस कम करना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पर करंट को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रेगुलर पॉलीगन और एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। अगर हमारे पास एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट पर कितना होगा, तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस इज म्यू नॉट एन टाइम्स म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर साइन पाई बाई एन। यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ साइड है रेगुलर पॉलीगन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है तो उससे हमें यहाँ पर z डिस्टेंस दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें एक सिंपल एक्सप्रेशन याद रखना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3 ओवर 2। दिस इज द वैल्यू जो हमें याद होनी चाहिए डायरेक्ट एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इनसाइड और आउटसाइड एनी पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सोलेनॉइड जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट P है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट आइदर बाहर हो सकता है और आइदर अंदर हो सकता है। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जो हमें चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, वो है थीटा 1 और थीटा 2, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। तो थीटा 1 जो है इस एक्सट्रीम एंड की इस लाइन से जो एंगल बना रहा है, ये जो लाइन हमारे पास है रेफरेंस लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही, तो थीटा 1 इस एक्सट्रीम जो मिनिमल एंड है उसकी यहाँ पर एंगल है, और थीटा 2 जो बहुत दूसरे एंड की केस में जो एंगल बनता है वो है। तो वी कैन सिंपली राइट दैट म्यू नॉट आई ओवर 2 थीटा 2 माइनस थीटा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 जे कैप। सो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें इनफिनाइट सोलेनॉइड की, तो इनफिनाइट सोलेनॉइड के केस में हमें यहाँ पर पता है कि जो साइन थीटा 1 है या थीटा 1 है वो 180 डिग्री स्विच करेगा एंड थीटा 2 हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर सिंपली वैल्यू वगैरह सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और ऑफ कोर्स इन दिस केस जो हमारे पास जो पॉइंट होगा इनसाइड द सोलेनॉइड ही होगा।
तो सोलेनॉइड के अंदर एक तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ आई के ऊपर। तो ये थी कुछ इसकी शॉर्ट समरी। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अब हम सॉल्व करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a constant current I flowing in a piece of wire that is bent like this loop and हमें कैलकुलेट करना है एट पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। सो हम इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हमें यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वी नो दैट कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कितने करंट एलिमेंट है जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। एक फर्स्ट इज दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब इन दोनों की वजह से ये और ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। रीजन क्यों नहीं होगा? सिंपल, बिकॉज यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर जिस पर हमें इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो सेम लाइन में आ रही है जिस लाइन में ये दोनों करंट फ्लो हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा इन दोनों लाइन करंट की वजह से। तो हम सिंपली इन लाइन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट वन बाय वन। सो अगर हम देखें तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगा सिमिलरली इसकी वजह से भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। रीजन बिकॉज दे बोथ हैव कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी देखें तो सेम है और ये पॉइंट जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर अवेलेबल है। तो सिंपली सेज दैट सो अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें, लेट्स से अगर इसका नाम हम कुछ रखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6, ये मैंने लाइन करंट एलिमेंट के नाम लिखते। So magnetic field due to, if I just say that B1 equals to B2 and this is nothing but equals to, this is mu naught I over 4 pi r and sin theta 2 minus sin theta 1, this is the formula जो हमें यहाँ पर चाहिए। So simply the value of this, अगर हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है P जिस पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दिस इज करंट कैरिंग लाइन, करंट कैरिंग लाइन या करंट कैरिंग कंडक्टर अलोंग स्ट्रेट वायर। सो हम क्या करते हैं हम बेसिकली इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं जो कि यहाँ पर ये लाइन के साथ बना रहा है। तो हम सिंपली से दैट अगर हमारे पास लेट्स से अगर ये लंबा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हम इस तरह से यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 को कंसीडर करते हैं। दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। बट इन अवर केस क्योंकि पॉइंट जो है एक्सट्रीम एज पर है, ये वाला पार्ट यूज नहीं करता, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पर लेंथ में यहीं तक है, तो अवर थीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो थीटा 1 जो हो जाएगा हमारे केस में 0 हो जाएगा, ओनली थीटा 2 विल बी देयर। सो साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, दिस इज द फॉर्मूला जो हमें चाहिए। बट दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ दिस एंगल इज 0। सो वी सिंपली हैव दिस साइन थीटा 2 and sin theta 2 को भी अगर हम सिंपली रिप्लेस कर दें, sin theta 2 is nothing but sin theta equals to perpendicular over hypotenuse, and in our case perpendicular and hypotenuse is this part is perpendicular जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है and hypotenuse is this part. So simply we can calculate this because this distance is a and this distance is 2a. So हम यहाँ पर easily calculate कर सकते हैं जो ये hypotenuse होने वाला है अगर ये a है and this is 2a and this is a. So this distance is nothing but root 5a. So this is hypotenuse. So simply I can write that b1 equals to b2 equals to mu naught I over 4 pi r, and this is perpendicular upon hypotenuse, and simply I can say that 2a over root 5 times a. So simply I can simplify it. I'll do it in the next step. So if I'll just say that where is a current, where is a direction of magnetic field, so we can simply calculate that the direction of magnetic field will be downward the paper. That means I can simply represent this by this way, and if I'll just calculate magnetic field due to the 3 and 4, element 3 and element 4, I can again same apply the formula mu naught I over 2 pi and not 2 pi is a 4 pi.
So 4 pi, and instead of writing r, we have to write a, because the distance is from here to here was a. Now in this case this distance is b, and the sine theta 2 again here is equals to 2b over under root 5b. And in this case, if we just simply say that the magnetic field is perpendicular to the plane of paper, outward direction. So we can simply represent by this. And if we see that magnetic field due to 6 and 5, so B5, if I'll just simply write that. So because of B5, magnetic field will be, again I can do this with the same method what we did before. We have to calculate this two angles. First is this part, and this angle is theta 1, theta 2. So what will be the value? Theta 1 and theta 2 will be same value. If I just simply see that, so this both part has same value, this and this. So sine theta 1 equals sine theta 2, and they will cancel each other. And similarly happen with this part. Theta 1 and theta 2 both are equal, and they will cancel each other. So what I have at final, I have only these four magnetic field, B1, B2 and B3, B4, which will be add together and just get the value. So I'll just get the final value. B total is equals to, so it will be B1 plus B2 and B3 plus B4. अब since B3 और B4 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में और B2 और B1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. So अगर हम रिजल्टेंट फील्ड की बात करें तो we have to just subtract these things. So since B1 B2 are equal, so we can simply write that 2 times mu naught I over 4 pi r, and this is 2a, or simply I can just cancel 2 and this 2 and a से a cancel कर सकते हैं. So simply हमारे पास आ जाए mu naught I, and this is root 5 times, or we can simply just say that root 5 times, and this is a and minus, if I just do this again, 2, and this is mu naught I upon 2 root 5 times b. And if we just add these or subtract these, so 2 get cancelled from this and this, तो हमारे पास आएगा mu naught I upon root 5 तो कॉमन है यहाँ पर, एंड सिंपली हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1 upon a minus 1 upon b. सो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? If we just simply say that, so कौन सा आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा? सो आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, सिंस वी हैव mu naught upon 4 pi भी हमारे पास रहेगा, तो हम इसको एक काम करते हैं, mu naught upon 4 pi की टर्म में नहीं, वाली टर्म में लिखनी है, बट ये दोनों में अवेलेबल है ये वाली टर्म. सो फाइनली मुझे यहाँ पर भी लिखना चाहिए. सो दिस इज mu naught upon I 4 pi root 5, and then जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज मोस्ट नियर जो अपने को चाहिए. यहाँ पर ln की टर्म भी आ रही है, बट दिस शुड नॉट कम हियर, सो द एक्यूरेट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट है यहाँ पर a set of n concentric circular loops of wire, each carrying a steady current I in a same direction is arranged in a plane. The radius of the first loop is r1 equals to a, and radius of the nth loop is rn, and given by rn equals to n times rn minus 1. Magnitude of b, we have to find magnitude of the b at the center of the circle.
how will we do that? We have what he says that we have concentric circular loops. So these are concentric loops. I'm only drawing 3 of them. Loops. So the current is flowing like this. So the radius of these, let's say R1, R2 and R3, and R1 is, let's say, A, R2 is 2 times of R1, so I can simply write this 2 times of A, not just A square, just A, and then R3 is 3 times R2, so I can simply say that it's 2 factorial, not 2 factorial, I can write 3 factorial A, and if I just simply write that, I can write 2 factorial A. R4 similarly, I can simply write that 4 factorial A. And same, I can write that Rn equals to n factorial A. So now, I have to calculate magnetic field at the center due to these all rings, concentric rings. The value of the magnetic field at the center will be like this. This magnetic field will add together, so B total is something like this, equals to B1 plus B2 plus B3 and so on, because these are infinite concentric circular loops, and since because of magnetic field during circular loop, so magnetic field at the center due to field due to circular wire or circular current carrying wire is something about mu naught I over 2R. So we can simply write that this value will be something, since I have this R is changing to, so I can simply write that mu naught I over 2 times of R, and R is changing, so I can simply put that 1 upon R1 plus 1 upon R2 and 1 upon R3 similarly up to infinity. So just because I can simply write that 1 upon Rn and n tends to infinity, this is the same case. So I can just substitute these values, so I can just simply write that mu naught I over 2 times of A and then 1 over 1 factorial, so simply is 1 upon 2 factorial, and then the simple value, that is 1 again, and this is 1 upon 3 factorial plus so on up to 1 upon n factorial. This is capital N. So what will be the answer for this part? Answer for this part will be simply, I can just simply write this as, this is very similar to this exponential expansion. So I can write this since because of, if just I say that expansions of e to the power x or e to the power minus x. So what is the value of expansion of e to the power x? Equals to 1 plus x over plus x square over factorial 2 plus x cube over factorial 3 and so on up to infinite times. So if x equals to 1, then I can simply say that 1 plus and then 1 plus 1 over factorial 2 plus 1 over factorial 3 and so on up to infinity. And simply if I just substitute, or if I just transfer this one in this side, so e minus 1 is equal to 1 plus 2 factorial plus 1 over 3 factorial and then so on, and I can simply replace this value over this. So what will I get? So मुझे जो value मिलेगी, this will be mu naught I over 2a and this is e minus 1. So
कौन सी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर? ऑप्शन इज ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी. Next question. It is given that a circular current carrying loop of radius A carrying a steady current I, constant electric charge is kept at the center of the loop. और हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक कैलकुलेट नहीं करना, हमें दे रखा है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड E और B. So E is electric field, B is magnetic field at distance D above the center of the loop. और आपको बताना कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इसमें से. सो अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है एंड इसके सेंटर पर हमने चार्ज रखा है, लेट्स से करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमें क्या करना है? इस पॉइंट पर, क्योंकि डी डिस्टेंस पर है वह यहाँ पर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, इनमें रिलेशन दिखाना है कि ये कैसे यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं. सो A और B बोथ एक्टिंग एट द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन सिंपली से दैट E क्रॉस B जो है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये जीरो हो जाएगा. देन वी कैन सिंपली से दैट जो इनका डाइवर्जेंस this gradient should be, just say like gradient of E cross B will be 0. Let's move to the next question. Next question is that the loop shown in the figure below carries a current I. So this loop carries a steady current I, and what we have to find? Magnitude of the magnetic field at the point O. At this point O, I have to calculate the magnetic field. So since this is a semicircular wire, this part, and then again a semicircular wire, and we know that the magnetic field at the center due to a circular current carrying conductor. So what is the value for this? Is circular conductor is B center is nothing but mu naught I over 2 times of R. R is the radius of this circle, and if we do that, this is B for circle and if just B for semicircle, so what will do that? I just write SA. It will be half of this, so mu naught I over 4I. This is the value what we have. Oh sorry, 4R, not 4R. This is the value what we need in order to calculate this value. So this is value. If I just do with just a small arc and just major arc or minor arc. So the direction of current flowing is like this. The current is flowing is in anti-clockwise direction in smaller arc and clockwise direction in major arc. So the value of magnetic field will be opposite to each other because of this minor arc. So let's I'm writing B minor is equals to mu naught I over 4 times, this is A, 4 times A, and this is directed upward. If I am just doing this, measure it. The measure some circular part mu naught R over 4, and this is 2E. This is the second part what we have. So I have to calculate magnitude of magnetic field at this point. So magnitude of magnetic field is sum of these two. So V total is equal to B mean plus B major, and if you just do that, you will see that the value of this magnetic field will be different, because this magnetic field due to this minor is
directed upward and because of this directed downward. So we have to subtract these. So we'll just get that mu naught I, and because of this minor part I can just simply write this 4a, and this is minus mu naught I upon 8a. So I can simply write this if I'll just solve this. So mu naught I over 8a. So the answer for this part will be B. Correct. Mu naught I upon 8a. So in next question. So next question देखते हैं. Next question says that a current carrying circular loop, each of radius r, placed perpendicular to each other as shown in figure. The loop in xy plane carries current I naught, while that xz plane carries current 2I naught. The resulting magnetic field at the origin. So simply मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है. दो प्लेन है, उन दोनों प्लेन में दो सर्कुलर लूप्स रखी हुई है. एक है यहाँ पर हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, एंड एक है हमारे पास जो वाई जेड प्लेन में रखी हुई है. सो अगर हम देखें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स वाई सर्कुलर लूप, आई एम जस्ट राइटिंग दिस, वो हो जाएगा हमारे पास. हम बात करें यहाँ पर सेंटर पर, तो एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बी एक्स वाई इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2r, एंड सिंपली बिकॉज अभी एक्स वाई प्लेन में है एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वर्टिकली डायरेक्शन में होगी, मतलब जी की डायरेक्शन में होगी. अब अगर हम सेम अगर नेक्स्ट वाले के लिए देखें बी एक्स जेड के लिए, तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2r, एंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी, सिंस जो करंट है यहाँ पर वो एक्स जेड वाले प्लेन में मूव कर रही है लाइक दिस एंड दिस. तो हमारे पास जो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो y की नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में. सो दिस इज माय b xz एंड दिस इज b xy. जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा आई हैव टू राइट j कैप एंड माइनस साइन यहाँ पर. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो बी सेंटर पर जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज म्यू नॉट आई ओवर 2r, एंड जो हमारे पास बचेगा, अब सिंस करंट जो है हमारे पास इस केस में जो करंट है वो 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट है, सो आई हैव टू यूज 2 आई नॉट जे कैप, और इस केस में करंट सिर्फ आई नॉट है. सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस के कैप. ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर अ प्लेनर वायर लूप एज एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन in which r is a distance from the center to the vertex. Okay, if the steady current I flows through the wire, magnitude of the magnetic field at the center of the loop. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, और इस केस में यहाँ पर बोला गया विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वर्टिसेस. सो हमारे केस में एक simply n-sided polygon है, wire loop, n-sided regular polygon which is in which r is a distance from the center to the vertex. Okay, simple question. हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, in this case let's say हमारे पास एक polygon है and I'm drawing just a hexagon. So this is a polygon which has 6 sides
एंड इफ दिस इज रेगुलर पॉलीगन तो देन ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, लेट्स से दिस इज सेंटर पॉइंट, एंड ये सेंटर पॉइंट जो हमारे पास ये हर वर्टेक्स से r डिस्टेंस पर है। ये r है, ये r है, ये r है एंड ये r है, एवरीथिंग इज r। सो इफ वी जस्ट सिंपली सेज दैट कि जो हमारे पास n पॉलीगन n साइडेड पॉलीगन की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, दिस इज व्हाट वी हैव। जो वैल्यू होती है, you can write magnetic field due to n-sided regular polygon at center। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिस इज b mu naught I over 2 pi r, and this is sine pi over n। and if we have n number of sides, n number of polygons, sorry n number of sided polygon, then यहाँ पर एक फैक्टर भी आ जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाई विद n। अब सिंस अगर आप यहाँ पर एक नोटिस करो तो इस टाइप का कोई भी ऑप्शन हमारे पास दिख नहीं रहा। देखो किसी भी ऑप्शन में हमें इस तरह से दिख रहा है, साइन पाई बाय n तो है यहाँ पर, बट आगे जो n मल्टीप्लाई में है वो नहीं, मिसिंग है यहाँ पर। सेम यहाँ पर 2 पाई बाई n है, आगे n मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पर n मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर n मल्टीप्लाई में है। तो दैट मीन हमारे पास इनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, आइदर C और आइदर D। सो सिंस वी नो दैट फॉर स्मॉल एंगल अगर हमारे पास n बहुत बड़ा है, फॉर n टेंड्स टू इंफिनिटी, n बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, n बहुत बड़ा नंबर है, सो यह हम n इज लार्ज, देन हमारे पास जो थीटा होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल। और फॉर वेरी स्मॉल थीटास वी कैन सिंपली सेज दैट साइन थीटा जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के, मतलब इक्विवेलेंट हो जाएगा टेन थीटा के। तो हम इस एक्सप्रेशन में सिंपली ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि b इक्वल टू n टाइम्स म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r एंड देन 10 पाई ओवर n। सो ऑप्शन D इस तरह से हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन D। हाँ, तो मुझे वैसे R कैपिटल में लिखना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि R क्वेश्चन में कैपिटल में दिया था। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, अ पार्ट ऑफ इनफिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट I इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर। तो सिंपली हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर थी यहाँ पर, और इस वायर को हमने यहाँ पर बेंट कर दिया इस तरीके से। पहले सिंपल एक वायर थी, हमने ऐसे वायर को बेंट कर दिया इस तरीके से। और अब हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट दिस पॉइंट या एट दिस सेंटर पॉइंट r। तो हमें पता है इसमें तीन करंट एलिमेंट है, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड दिस एंड थर्ड इज दिस। तो हमें पता है फर्स्ट वाला और थर्ड वाला इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा। रीजन बिकॉज ऑफ ये इसी की लाइन में यहाँ पर अलाइंड है। तो अगर हम सिंपल बायो सावर्ट वाला लॉ देखें जिसमें कि लास्ट क्लॉज बोलता है D क्रॉस R, मतलब D क्रॉस प्रोडक्ट विद R ओवर R क्यूब, दिस इज समथिंग I एंड देन जो हमारे पास इंटीग्रेशन पार्ट होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो DL और R है, दोनों सेम डायरेक्शन में है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें 0 मिलेगा। सो दैट्स व्हाई ये जो एलिमेंट है यहाँ पर 1 और 2 3 वाले वो जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेंगे इस पॉइंट पर। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 2 की वजह से होगा यहाँ पर। तो अब अगर मैं देखूं 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सिंस आई नो दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर लूप है और सेंटर पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप या सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होता है, बी सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2r। दिस इज द फॉर्मूला जो हमारे पास है। अब क्योंकि ये जो रिंग है, यही जो पार्ट है यहाँ पर करंट एलिमेंट है जिसको हमने 2 से लिखा है,
ये सेमी सर्कुलर है, तो दैट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हाफ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये तो फुल सर्कल की वजह से, और ये अगर हम सेंटर पर देखना चाहें तो सेमी सर्कल की वजह से हम लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम एस सी लिख लेते हैं इसको, लेट्स से। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सर्कल। सो जो सर्कुलर मैग्नेटिक सर्कुलर लूप जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ हो जाएगा। तो सिंपली आई कैन से दैट म्यू नॉट आई ओवर 4r एंड दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। So option A is correct. So the answer is option A. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, a square conducting loop in yz plane fall downward under gravity along the negative z direction and region 1 is defined as z greater than 0 and has uniform magnetic field. This is b naught and this is b naught and what is this, I think this is I cap. Okay, this is b naught I cap. While in region 2 जो कि नेगेटिव रीजन होगा, z लेस देन 0 देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि इस रीजन में, जो अपर वाला रीजन है यहाँ पर, ये ऊपर वाला रीजन है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये है बी नॉट आई कैप और इस पार्ट में 0। तो हमें क्या बताना है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है जो कि यहाँ पर फॉल हो रही है डाउनवर्ड, ये जो लूप है डाउनवर्ड फॉल हो रही है, इस अपर रीजन से इस डाउनवर्ड रीजन में फॉल हो रही है, तो टाइम डिपेंडेंस of speed v of the loop as a start to fall from well within the region 1 and pass to the region 2 is the best represented by। हमें इसकी वेलोसिटी का यहाँ पर ग्राफ बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि हाउ वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये फॉल हो रहा है नीचे, ये लूप जो है फॉल हो रही है, तो इस पीरियड ऑफ टाइम पर जो इसकी वेलोसिटीज है वो कैसे चेंज होगी। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो लेट्स चेक ये कैसे चेंज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सिंपली कि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि जो वेलोसिटी है पहले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही, फिर काइंड ऑफ यहाँ पर एक तरह से इंक्रीज हो रही बट नॉट इन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, देन फिर से यहाँ पर इंक्रीज हो रही इन सेम एक्सपोनेंशियल। सेकेंड ग्राफ इज दैट लीनियरली इंक्रीज होगी, फिर स्टडी हो जाएगी कांस्टेंट एंड देन फिर से लीनियरली इंक्रीज होगी। थर्ड ग्राफ से लीनियरली इंक्रीज होगी, फिर एक इंक्रीज तो होगी बट एक नॉट लीनियर, मतलब लीनियर फैशन, एंड देन फिर से अगेन लीनियर फैशन में इंक्रीज होगी। थर्ड लास्ट ग्राफ से दैट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी, फिर लीनियर फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है यहाँ पर, कौन सा करेक्ट हो सकता है? अगर हम इसको जस्ट एक देखें तो कैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, सिंस जो एक कॉइल है, मतलब ये जो स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है यहाँ पर एक्स वाई में, एंड ये फॉल हो रही है डाउनवर्ड की वजह से, तो होगा क्या हमारे पास, इस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। सो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ कोर्स वी नो दैट जी जो है डाउनवर्ड लगता है, एंड जो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो हमारे पास लूप है, ये एक जो ये करंट कैरिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप है, वैसे करंट कैरी नहीं कर रहा है अभी, तो सिर्फ एक कंडक्टिंग लूप है, तो ये कंडक्टिंग लूप में यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा इन दिस रीजन। तो इन इफ आई से दैट इन रीजन 1 जो फोर्स लगेगा वो केवल ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो ओनली ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट। अब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होगा, ओनली एफ जी या एफ ग्रेविटेशन वर्क। ग्रेविटेशन फोर्स से एक आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा जी, जिसकी वजह से आपकी जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज होगी जब हम इसको कॉल कराएंगे फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम पर, तो लीनियरली इंक्रीज होगी अप टू हेयर, जब तक कि यहाँ पर बाउंड्री पर नहीं आ जाता। इस बाउंड्री पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इस बाउंड्री तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो जो हमारे पास है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो लीनियर होने वाली है। तो ऑफकोर्स सी बात है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ अब इन दोनों ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अगला देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। जैसे ये इस रीजन को क्रॉस करेगा, ये इस वाली बाउंड्री को क्रॉस करेगा ये लूप, तो उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से यहाँ पर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये इसमें
इंडक्टेंस डेवलप होगा एंड ड्यू टू दीज इंडक्शंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर जो है ये रिंग को या ये लूप को यहाँ पर अपोज करेगा इसकी मोशन को। अभी भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट लीनियर फैशन में नहीं होगा, इतना शार्पली इंक्रीज नहीं होगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI the velocity increases but not in linear fashion. So इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है एंड दिस ऑप्शन इज दैट, बिकॉज ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है जो कि हो नहीं सकती। सो हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट नॉट इन ए लीनियर फैशन एंड देन अगेन जैसे ये पूरी लूप जो है इस रीजन को क्रॉस कर जाएगी, इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद फिर से ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी सॉरी आई मीन टू से लीनियर वेलोसिटी से मूव करेगी, लीनियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है इसका सी। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट two parallel conducting rings both of radius r separated by the distance r, the plane of the ring are perpendicular to the line of joining their axis which is taken as x-axis. So if the both ring carries the same current along the same direction, the magnitude of magnetic field along the x-axis is best represented by. So हमें क्या बोला जा रहा है, इन दोनों रिंग्स में करंट फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दैट मीन एंटी क्लॉकवाइज अगर इन्हें फ्लो कर रही है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये डिस्टेंस है r और इनकी रेडियस भी है r। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों कॉइल के बीच में ये बेस्ट रिप्रेजेंट बाय इनमें से किस फिगर के माध्यम से बेस्ट रिप्रेजेंट की जा सकती है इन चार ऑप्शंस पे। तो लेट्स एनालिसिस। फॉर दैट रीजन वी नीड, हम सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है I और जिसकी रेडियस है हमारे पास R, और इससे हमें यहाँ पर किसी पॉइंट P पर, जो कि इससे बेसिकली x डिस्टेंस पर दूर है, इस पॉइंट P पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन होगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2R, और I can simply write this 2R square plus Z square to the power 3/2 एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास R square। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि हमारे पास, और Z इन दैट फिगर मेरे को यहाँ पर X लिखना चाहिए बिकॉज मैंने X के टर्म में लिखा है। तो अब अगर हम इसका यूज करें यहाँ पर अपने क्वेश्चन में, तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं इनसाइड दिस लूप। बेसिकली इन दोनों, ये दोनों जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, ये और ये करंट कैरिंग लूप, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बेस्ट रिप्रेजेंट किससे की जा सकती है। तो अगर हम सिंपली रिप्रेजेंट करें, अगर इसकी वजह से लूप 1 इसको नाम दे दें, लूप 2 इसको नाम दे दें, तो हम सिंपली से दैट कि B1 इक्वल टू B2, क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों ही इक्वल है हमारे पास म्यू नॉट I ओवर 2R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3 ओवर 2 एंड देन मल्टीप्लाई विद R स्क्वायर। सिंपल। एंड क्वेश्चंस करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो जो इनका मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर वो भी सेम होगा, तो कि जो कि होगा यहाँ पर माइनस R कैप। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों फील्ड जो है यहाँ पर एड अप हो जाएंगे हमारे पास, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये जस्ट नथिंग बट B टोटल इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस B1 और B2 because they both are equal. So simply I can simply write that mu naught I R square and R square plus X square and to the power 3 over 2 I cap and simply minus साइन हम आगे रख सकते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है बेस्ट किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इनमें से। तो सिंस अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर R is
very smaller than or we can say r is larger than x, then हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, या हम जस्ट एडिंग दिस तो केस बना सकते हैं कि when जो r है यहाँ पर वो बड़ा है कंपेयर टू x, देन इन दैट केस हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, हम सिंपली ऊपर के एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर को हटा सकते हैं एंड हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई ओवर आर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अगर हम इस केस को एनालिसिस करें। तो अगर हम दूसरे केस की एनालिसिस करते हैं तो दूसरे केस में हम देखेंगे कि अगर r जो है यहाँ पर वो बड़ा है, सॉरी, इफ r इज वेरी लेस देन x, देन तो अगर r x से छोटा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस में, तो इस केस में हमारे पास b इज इक्वल्स टू सिंपली म्यू नॉट i एंड ओवर x स्क्वायर r स्क्वायर। तो सिंपली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सच काइंड ऑफ ग्राफ्स। चेंज कलर, सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स। अगर यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 को कंसिडर करें, इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो वो वेरी शॉर्ट रीजन हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्लाइटली कांस्टेंट रहेगा एंड फॉर दैट आफ्टर दैट ये यहाँ पर डिके करेगा। सो इस पार्ट में b इज कांस्टेंट, जो कि ये पार्ट है, दिस इज द कांस्टेंट पार्ट, b इज कांस्टेंट फॉर दैट पार्ट एंड इस पार्ट में और इस पार्ट में यहाँ पर इन दोनों रीजन में b जो है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर 1/x स्क्वायर, सेम फॉर दिस रीजन आल्सो। सो ऑप्शन ए is correct. Answer is B. Next question की तरफ चलते हैं। तो next question says that a small circular wire loop of radius a, number of turns n is oriented with its axis parallel to the direction of local magnetic field B, resistance R and a galvanometer connecting the coil. When the coil is flipped in the direction of axis is reverse, galvanometer measures the total charge Q flow through it. So if the induced EMF in the coil is E F and equals to IR, then Q we have to find value of Q. So for this हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसमें बताना है कि कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा जब हम इसको फ्लिप करेंगे इस कॉइल को। तो हमें पता है यहाँ पर बेसिकली चार्ज फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ इस कॉइल को फ्लिप करने पर इसमें EMF डेवलप होगा एंड दैट EMF is proportional to the flux change, here change in flux. So change in flux को कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? Change in flux can be written as simply phi को मुझे पता है, phi is b a cos theta, और अगर मेरे को phi निकालना है तो I have to integrate it over from 0 to 2 pi since theta changes. So मेरे पास ये हो जाएगा 2 times b a, और I can simply write this 2 times b pi a square. तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, epsilon is proportional to d phi and d phi is 2b pi a square and for n टर्म्स मेरे को यहाँ पर n को मल्टीप्लाई में लेना चाहिए, 2nb this part. अब since I know that I equals to epsilon by r, then I simply says that if I है is equivalent or proportional to nb pi a square over r. So because q is proportional to I and which is equivalent to the n2 mu naught, sorry not mu naught, it's just n b pi a square over r. तो आंसर हो जाएगा हमारे पास
बस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A small bar magnet is placed in a magnetic field P, and this P is position dependent field since it's a function of x. The magnet is initially at the rest with its magnetic moment along y-axis. At the later time, it will undergo. तो हमें क्या बोला जा रहा है, एक बार मैग्नेट है जो प्लेस किया गया है यहाँ पर, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड which is directed in z direction. So let's say we have a magnetic field जो कि z direction में है. This is b x c cap, और हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, बार मैग्नेट. लेट्स से वी प्लेस बार मैग्नेट हो सकता है. तो इस बार मैग्नेट को हमने यहाँ रखा हुआ है. तो इस केस में हमें क्या बताया कि इनिशियली एट द रेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस. तो अगर हम सिंपली एक एक्सिस या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करें अपने एक्स वाई एंड जी, तो हमारे पास जो बार मैग्नेट है इसका डाइपोल मोमेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई है. सो हमें ये बताना है कि क्या होगा अगर हमने इस डाइपोल को यहाँ पर रखा है, क्योंकि जो बार मैग्नेट है इट्स नथिंग बट अ डाइपोल. तो वी नो दैट कि अगर हम किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमेशा इस पर एक टॉर्क वर्क करता है, एंड दैट टॉर्क इज एक्चुअली ट्राइंग टू अलाइन द डाइपोल इन देयर डायरेक्शन. तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जो टॉर्क होगा उससे यहाँ पर ये जो मैग्नेट है ये रोटेट करने लगेगा आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. दैट मीन ये एंगुलर मोशन करेगा, और एंगुलर मोशन किधर करेगा, एंगुलर मोशन करेगा ये हमारे पास बेसिकली वाई जेड प्लेन में. तो वाई जेड प्लेन में एंगुलर मोशन करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपली ये हमारा वाई जेड प्लेन है दिस पार्ट. तो ये इस वाई जेड प्लेन में एंगुलर मोशन करेगा, और हमें ये बताना है कि ये ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा अलोंग किस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन करेगा. तो हमें पता है यहाँ पर कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इंट्रैक्शन एनर्जी जो हम बोल सकते हैं, तो U इक्वल टू सिंपली से है टाउ टाइम डॉट बी, और सॉरी आई एम जस्ट राइटिंग रॉन्ग, दिस इज म्यू डॉट बी. म्यू इज डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट. और अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें इस पर, तो कौन से फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, तो हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी. तो आई कैन सिंपली राइट दिस माइनस ग्रेडियंट ऑफ म्यू बी, म्यू डॉट बी. एंड अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो मुझे पता है सिंस मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक ही कंपोनेंट है जो कि है जेड की डायरेक्शन में. तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ डेल, एंड दिस इज म्यू जेड बी एक्स. अब सिंस जो मेरे पास यहाँ पर अंदर टर्म है ब्रैकेट में एक्स डिपेंडेंट है, तो मैं सिर्फ ग्रेडियंट में से यहाँ पर एक्स वाला टर्म को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, डेल बाई डेल एक्स म्यू जेड बी एक्स. तो नाउ मेरे पास जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है. तो ओनली दिस फोर्स विल लेट दिस डाइपोल टू ट्रांसलेट. तो जो हमारे पास जो डाइपोल है, एक तो एंगुलर मोशन करेगा और दूसरा यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन करेगा अलोंग एक्स एक्सिस में. तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट. आंसर में हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, vorticity of the vector B is defined by this, given by this, and what we have to find, vorticity is a null vector for all finite spaces. We have to find what is the correct option. तो हमारे पास B दे रखा है, so B is k times x y z
आर कैप, और हमें यहाँ पर वर्टिसेस कैलकुलेट करना। वर्टिसेस इज सिंपली गिवन बाय दिस कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो टू गेट अ कर्ल, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये सारे जो है कंपोनेंट, इनको रेडियल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा या इससे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई कैन सिंपली राइट दिस इज k टाइम्स x कैन बी रिटन एज r sin थीटा cos phi, r sin थीटा sin phi, y को मैं लिख सकता हूँ। तो ये जाएगा r स्क्वायर sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos phi sin phi, and z can be written as r sin r cos theta. So I can simply write this r cos theta for z part and then r cap. तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है b के लिए इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट k r क्यूब sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin phi cos phi r cap. अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है कर्ल। तो कर्ल ऑफ b अगर मैं कैलकुलेट करूँ इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो सिंपली मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस इज r कैप r थीटा कैप एंड दिस इज r sin थीटा phi कैप एंड del over del r, del over del theta, del over del phi, this is next जो आ जाएगा मेरे पास, this is r component जो है यहाँ पर, तो this is k times x y z 0 0। तो मुझे पता है यहाँ पर सिर्फ ये वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो जो हमारे पास टर्म सर्वाइव करेगी वो कौन सी हो जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऑफकोर्स आर कैप की टर्म होगी नहीं, थीटा कैप और फाई कैप की टर्म एग्जिस्ट करेगी। तो अगर मैं थीटा कैप के लिए ये चीज़ कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस टर्म दिस को 0, तो आर थीटा कैप इक्वल टू, आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट डेल वाई डेल फाई दिस के एक्स वाई जेड, तो के आर क्यूब sin square theta cos theta sin phi cos phi, this is, and for the next part plus r sin theta phi cap and this is minus del by del theta, and similarly k r cube sin square theta cos square, not square, it's just cos theta and sin phi cos phi। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली r थीटा कैप, और हमें यहाँ पर पाई के टर्म में इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास अगर मैं इसको पूरा ना भी सॉल्व करूँ क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, तो आई कैन सिंपली राइट दैट ये मेरे पास जो टर्म आएगा, एक तो ये वर्टिसेस जो होने वाली है, वर्टिसिटी इज नथिंग बट हैज टू कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट एंड सॉरी एंगुलर कंपोनेंट एंड एज वेल एज एजिमुथल कंपोनेंट, थीटा कंपोनेंट एंड फाई कंपोनेंट। So let's see which option is correct. Vorticity is null vector, so definitely not. Vorticity is a planar parallel to the vector field everywhere, and then I think this is also not correct. So vertices parallel नहीं है यहाँ पर field के, vertices क्योंकि कर्ल है तो और क्रॉस प्रोडक्ट है तो definitely not right. Then angle between the angle between the verticity and the vector field depends on x y z। नहीं, अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर थीटा के पाई कैप मिल गया, so this is only correct option, verticity is perpendicular to the vector field everywhere। so क्योंकि यहाँ पर verticity जो है थीटा कैप और पाई कैप के टर्म में आ रही, तो we can clearly see that कि जो verticity है यहाँ पर इन दोनों की टर्म में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये आर कैप के परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो ये थे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं CSIR नेट में।